अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर असद। ट्यूटर ऑनलाइन में एक बार फिर खुश आमदीद। एफसी सेकेंड ईयर के चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट की सीरीज ऑफ लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है हमारा 2023 का और चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रजिस्टर में अप्लाई करें तो क्या बिहेव करेगा, जबकि आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। तो सबसे पहले बात समझने की एक्चुअली ये है कि इंडक्टर है क्या। एक्चुअली इंडक्टर हमारे पास है क्या। एन इंडक्टर इज पैसिव कंपोनेंट दैट इज यूज्ड इन मोस्ट power electronic circuits to store energy in the form of magnetic energy। तो इसके कहने का मतलब ये है, इंडक्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो तकरीबन हर सर्किट में, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसका मेन फंक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। इंडक्टर की एक और टर्म भी है। जैसी बात है, हर कंपोनेंट की कोई ना कोई खासियत होती है या उसका यूनिट होता है। तो इंडक्टर को हम उसका यूनिट कंसीडर करें तो वो हमारे पास है इंडक्टेंस। कि किसी भी इंडक्टर की इंडक्टेंस क्या है और कितनी है। अब इंडक्शन क्या है या इंडक्टेंस क्या है हमारे पास। तो रेशियो बिटवीन इंड्यूस्ड वोल्टेज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। किसी भी इंडक्टर की इंडक्टेंस, जिसको आमतौर पर हम एल से मेंशन करते हैं, वो एक्चुअली रेशियो है इंड्यूस्ड वोल्टेज और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की। कंसीडर अ सर्किट कंटेनिंग अ प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल। हम फर्ज कर लेते हैं एक हमारे पास क्लोज सर्किट है जिसको हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई दिया हुआ है और उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज के रास्ते में हमारे पास एक अदद इंडक्टर मौजूद है। तो इस सूरत हाल में द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय द इक्वेशन V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t। ये इक्वेशन हम पहले भी देख चुके हैं। और जैसे ही हम क्लोज सर्किट के अंदर वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली अल्टरनेटिंग करंट भी जनरेट होता है जो कि इंडक्टर में से गुजरता है। जब अल्टरनेटिंग करंट जब इंडक्टर में से गुजरता है तो उसके नतीजे में हमारे पास सर्किट के अंदर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या बैक ईएमएफ जनरेट होता है। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आप देखें, V डॉट जो हमारे पास मेंशन है इज इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी। यहाँ पे V डॉट हमारे पास क्या है। V डॉट एक्चुअली वो बैक ईएमएफ है जो कि इंडक्टर से प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट। और इस इक्वेशन के अंदर देखिए माइनस एल एल इज इक्वल टू इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर डी आई डेरिवेटिव ऑफ करंट या ओवर टाइम। क्योंकि यहाँ पे करंट हमारे पास इज द फंक्शन ऑफ टाइम यूज। और इसी ही स्लाइड के अंदर आप देखें, आपके राइट साइड पे जो आपके पास एक मूविंग इमेज नज़र आ रहा है, वहाँ पे देखें एक इंडक्टर मौजूद है। एक इंडक्टर के अंदर डेफिनेटली नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल्स मौजूद होती हैं और उसको
अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ई सप्लाई की गई है, तो उसके नतीजे में होता क्या है, सर्किट के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सर्किट में मौजूद इंडक्टर की वजह से हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है। उस बैक ईएमएफ को मज़ीद स्टडी करते हुए हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम सर्किट में हमेशा ज़ीरो होता है। जैसे कि आप यहाँ टॉप पे देख भी सकते हैं, समीशन ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के मुताबिक अप्लाइड वोल्टेज यानी कि V माइनस बैक ईएमएफ V डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। एक इक्वेशन हमने जनरेट कर दी, V माइनस V डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज V या अप्लाइड वोल्टेज V जो सर्किट के अंदर हमने अप्लाई किया था, वो इक्वल टू होता है वी एम साइन ओमेगा टी। ये हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। और जबकि वी डॉट जो हमारे पास बैक ईएमएफ है, उसकी इक्वेशन भी हमने पिछली स्लाइड में देखी, माइनस एल डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह से अगर हम V और V डॉट को इक्वल साइन के दूसरी तरफ सेट कर लें, तो हमारे पास एल डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू बैक ईएमएफ। इसी तरह से अगर हम टाइम टू करंट फंक्शन जो हमारे पास डी आई ओवर डी टी इस्तेमाल हो रहा है, इसको इक्वल के एक साइड पे कर लें और हमारे पास जो इंडक्टर की इंडक्टेंस है उसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो वो हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज के डिवाइड हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 का नाम देंगे। जिस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, नीचे आप देख सकते हैं इसके अंदर, सिंस करंट आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास करंट फंक्शन ऑफ टाइम इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से करंट को सेपरेट करना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास तरीकाकार मौजूद है कि हम उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट टू ईच अदर। तो हमने इंटीग्रेशन के थ्रू इंटीग्रेशन डी आई ओवर डी टी टू डी टी इज इक्वल टू वी एम ओवर एल। वी एम ओवर एल को हमने सेपरेट कर लिया क्योंकि वी एम ओवर एल आर कांस्टेंट, जबकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी और डी टी, जब हमने करंट की इंटीग्रेशन निकाली तो हमारे पास आई सेपरेट हो गया और उसके बाद वी एम ओवर एल, जबकि साइन ओमेगा टी की अगर हम इंटीग्रेशन करें तो वो हमारे पास आ जाती है माइनस कॉस ओमेगा टी ओवर ओमेगा, एंड हमारे पास रिमाइंडर में कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसी इक्वेशन को मजीद स्टडी करते हुए हम देखते हैं कि सिंस द करंट ऑसिलेट सिमेट्रिकली अबाउट ज़ीरो, क्योंकि करंट मुसलसल ऑसिलेट करता रहता है बिटवीन पॉइंट ज़ीरो द टॉप वैल्यू टू अगेन ज़ीरो एंड ज़ीरो टू नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है द टाइम इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ करंट इज ज़ीरो। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारे पास करंट टोटल वो हो जाएगा, टाइम डिपेंडेंट ज़ीरो हो जाएगा। द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो इंटीग्रेशन का हमारे पास कांस्टेंट है, तो वो भी इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो लास्ट इक्वेशन को कैरी करते हुए आई इज इक्वल टू वी एम ओवर ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई ओवर टू। अब ओमेगा टी माइनस पाई ओवर टू ये कहाँ से आ गया? अभी ज़रा इसी इक्वेशन को मज़ीद देखें तो आगे मैं मेंशन किया हुआ है कि माइनस कॉस ओमेगा टी, जो कि हमारे पास पिछली इक्वेशन में मौजूद था,
इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई ओवर टू। तो दैट मीन हमने माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह पे साइन ओमेगा टी माइनस पाई ओवर टू ऐड कर दी। तो हमारे पास जो इक्वेशन जाके जनरेट होती है वो है I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई ओवर टू, क्योंकि वी एम ओवर ओमेगा एल इज इक्वल टू आई एम, यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट के इक्वल हो, और ये एक्चुअली करंट एम्पलीट्यूड है या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। नेक्स्ट में देखें, द टर्म ओमेगा एल इज एनालोगियस टू रेजिस्टेंस एंड इज कॉल्ड इंडक्टिव रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जो टर्म वी एम ओवर ओमेगा एल इस्तेमाल हो रही है, ओमेगा एल एक्चुअली क्या है, इंडक्टर की इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, जिसको हम एक्स एल से मेंशन करते हैं। इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग। इंडक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब यही है कि जब भी अल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर में से गुजरेगा तो वो अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को रेजिस्ट करेगा या अपोज करेगा। देन हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस या अपोजिशन एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। इट्स यूनिट इज ओम। इसका यूनिट ओम है, इससे डेफिनेटली ये ज़ाहिर हो रहा है कि ओम का यूनिट हम रेजिस्टेंस के लिए या अपोजिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई म्यू एल। अब यहाँ पे म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो इसी तरह से ये इक्वेशन बढ़ते बढ़ते हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, जो कि हमने पहले देखा आई एम इज इक्वल टू वी एम ओवर ओमेगा एल था, वो हमारे पास अब आई एम इज इक्वल टू वी एम एक्स ओवर एल। यहाँ पे एक्स ओवर एल इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास आ गई। यहाँ तक स्टडी करने के बाद अब हम देखते हैं कि जब हमने एक क्लोज सर्किट के अंदर इंडक्टर को इंड्यूस कराया, यानी कि इंडक्टर इस्तेमाल किया, तो उसके अंदर इंस्टेंटेनियस पावर क्या अप्लाई होगी या सप्लाई होगी। द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू द इंडक्टर is equal to product of instantaneous current and instantaneous voltage। उसके कहने का मतलब ये है कि इंडक्टर को दी गई इंस्टेंटेनियस पावर वो हमेशा इक्वल होती है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट के हासिल ज़र्ब के बराबर होती है। जब हमारे पास हमें मालूम हो गया, और इसको हम मेंशन करते हैं पी एल से, पी एल यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी। आई इज इंस्टेंटेनियस करंट एंड वी इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट एंड वोल्टेज इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई ओवर टू, जो हमने इक्वेशन पिछली इक्वेशन में देखा, इन टू अब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो ओवरऑल हमारे पास जो इक्वेशन जनरेट होती है, द प्रोडक्ट ऑफ I इंटू वी इज आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई ओवर टू इंटू वी एम साइन ओमेगा टी। अब अगर हम आई एम और आई वी एम, जो कि हमारे पास कांस्टेंट है या इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो हमारे पास ओमेगा टी माइनस पाई ओवर टू इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी, जो हमने पिछली इक्वेशन में देखा, इनटू साइन ओमेगा टी।
तो माइनस साइन को अगर हम बाहर निकालें तो माइनस आई एम वी एम इज इक्वल टू आई वी एम कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी हमारे पास इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी कॉस टी। तो इक्वेशन बन जाती है आई एम वी एम over 2 sin 2 omega t. So the average power over one cycle of alternating current is अल्टरनेटिंग करंट के एक मुकम्मल साइकिल होने पर जो एवरेज पावर होगी वो हमारे पास पी एल इज इक्वल टू माइनस आई एम वी एम ओवर 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। अब चूंकि हमारे पास साइन 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 है तो इस लिहाज से ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमारे पास 0 हो जाएगी, यानी कि एवरेज पावर या इंस्टेंटेनियस पावर ड्यूरिंग द वन साइकिल इज इक्वल टू 0। जैसे इसने नेक्स्ट लाइन में कहा है, thus the average power applied to an inductor over one complete cycle of alternating current is 0। यानी अल्टरनेटिंग करंट के एक साइकिल मुकम्मल होने पर इंडक्टर की जो पावर है या उसकी एवरेज पावर या इंस्टेंटेनियस पावर वो हमेशा 0 होगी। तो आज का लेक्चर भी हमारा यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। तो नेक्स्ट में हम इसी ही लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कैपेसिटर पे अप्लाई किया जाए, यानी कि हमने एक सीरीज चल रही है, पहले हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रजिस्टर के थ्रू यूज़ किया, फिर हमने उसको आज हमने उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंडक्टर के थ्रू पास किया। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कैपेसिटर के ऊपर अप्लाई किया जाए एक क्लोज सर्किट के अंदर तो हमारे पास क्या इक्वेशंस क्या स्टडीज जनरेट होती है।